सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आज की जो हमारी कक्षा है यह जो अभी आज ही संस्कृत साहित्य वैकल्पिक यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जो पेपर आया हुआ है उसी का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से यह देखेंगे कि पेपर कैसा आया है, पिछले वर्षों की अपेक्षा कठिन था या सरल था, पैटर्न जो क्वेश्चनों का है वह बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ है, विगत जो पूर्व ईयरों में आए हुए हैं उससे कितना रिपीट हुआ है या नहीं हुआ है। कहा जाता है 80% रिपीट होता है, तो वह हुआ है या नहीं हुआ है, बेहतर तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसी प्रकार यह हम सीरीज़ लाएंगे और आगे अनुवाद सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे पेपर। सबसे पहले आपको ये मालूम होगा कि इसमें 500 अंक का 2 पेपर होता है। 500 अंक में 250 अंक के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही एक ही दिन में होते हैं, यानी कि आपको दोनों को एक टाइम जो भिन्न भिन्न रहता है, लेकिन एक ही दिन में दोनों पेपरों को लिखना होता है। चलिए यहाँ हम लोग जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको सबसे पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके उपरांत हम देखेंगे कि मेरे नोट्स आदि से भी क्या सीधे क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। इन सभी चीज़ों का एक एक चीज़ बारीक बारीक विश्लेषण करेंगे। देखिए 2 प्रश्न पत्र होते हैं। फर्स्ट प्रश्न पत्र है 250 अंक का है और इसमें 3 घंटे का समय होता है, यानी कि 250 अंक का आपको 3 घंटे में लिखना होता है। चलिए आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, आप लोगों को ये मालूम ही होगा, पहले भी आप लोग यदि जानते हो कि इसमें फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अनिवार्य होता है और दोनों ही संस्कृत में लिखना होते हैं। इसके अलावा आप जो भी प्रश्न होते हैं वह आपको चयन करने होते हैं। 2 खंड होते हैं इसमें, दोनों खंडों में लगभग 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको दोनों में से ही 5 प्रश्नों को करना होता है। चलिए देखिए पहला प्रश्न व्याकरण का है और इस व्याकरण में बहुत सारा संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, समास प्रकरण, कारक प्रकरण, वाच्य परिवर्तन इत्यादि लगा हुआ है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे हम लोग देखें कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको सीधा बताऊं कि जैसे पिछले वर्षों में पेपर आता है उसी प्रकार यह भी आया हुआ है। इसमें कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल पेपर है। बहुत ही खुश हुआ मैं इसको देख कर कि बहुत ही सरल आया हुआ है। हम लोग यहाँ प्रत्येक पेपर को 10 मिनट में नहीं निपटाएंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक यूनिट को बेहतर तरीके से देखेंगे और उसके उपरांत ऐसे ही 5-7 लेक्चर में अच्छे से आप लोग सिलेबस को भी समझ जाइएगा और साथ में ही यह पेपर भी देखेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट यूनिट होती है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, तो ये फर्स्ट पेपर है। आज जो हम यहाँ विश्लेषण करने वाले हैं या दिखाने वाले हैं तो सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पेपर आया हुआ है, सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट हम यहाँ देखने वाले हैं। ऐसे ही सेकंड पेपर होता है। देखिए सेकंड पेपर का क्या है, फर्स्ट यूनिट। ऐसे ही इसमें भी 8 यूनिट है, तो ये फर्स्ट यूनिट है, उसको हम लोग आज यहाँ देखने वाले हैं। और ऐसे ही हम दोनों पेपर का दोनों यूनिट देखेंगे। ऐसा क्यों देखेंगे, ऐसा इसलिए कि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। मैं यहाँ यूट्यूब पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि समय पास हो जाए आपका, या फिर 5-10 मिनट का वीडियो बनाकर व्यूज हासिल किए जाएं। यहाँ आप समझें, इसी प्रकार के उद्देश्य से यह बनाया जा रहा है, तो आप एक एक यूनिट को अच्छे से समझें। चलिए अब देखिए यहाँ जो पहला यूनिट आया है, इस पेपर में भी 250 अंक आता है और आपको 5 यूनिट अटेम्प्ट करनी होती हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होती हैं और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आपका 250 अंक हो जाता है। इसमें भी वही 3 घंटे का समय होता है और 250 अंक का मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। जो ये पहला प्रश्न होता है यह अनिवार्य लिखना होता है,
लेकिन इसको आप हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसको अनिवार्य तो लिखना है, लेकिन संस्कृत में अनिवार्य नहीं लिखना है। अब देखिए, ये प्रश्न आए हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ जूम किया हुआ है। इन्हीं को हम यहाँ समझने वाले हैं। अब इनको कैसे समझेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको पाँचों ही क्वेश्चनों को उत्तर लिखना होता है। आप चाहें कि आपको मैं चाहता हूं कि इसका पहले सिलेबस आप एक बार देखिए। सिलेबस क्या देखिए, यहाँ मैंने लाया हुआ है कि दूसरा पेपर है आपका और फर्स्ट यूनिट है। ये आपको अनिवार्य लिखना है, हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। ये भाषा आपको संस्कृत में अनिवार्य लिखना नहीं है इसमें। चलिए, दूसरा कि इसमें जो कवियों का क्या होता है, सामान्य परिचय पूछा जाता है या फिर उनके ग्रंथों का सामान्य परिचय पूछा जाता है। और यहाँ कवि भी निर्धारित हैं और उनके ग्रंथ भी निर्धारित हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि महाकवि कालिदास के 2 ग्रंथों के बारे में यहाँ सामान्य जानकारी पूछी जाती है। कालिदास का एक रघुवंश महाकाव्य है और दूसरा कुमारसंभव महाकाव्य है। अब आप कहेंगे कि यहाँ देखने को तो 2 ही काव्य दिख रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत भी आपको बताऊं कि कालिदास है, कालिदास के लगभग आपको 12 से 15 टॉपिक्स इनके अंतर्गत बनते हैं और उस 15 टॉपिक्स को तैयार करना होता है। ऐसे सभी को कुल मिलाकर के आपको 15 से 20 टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। कुल मिलाकर मेरा जो इसका नोट्स होता है वो लगभग 150 पेज का होता है। तो इनको आप बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छे से पेपर को भी सॉल्व कर पाइएगा। जैसे कि अभी मैं प्रमाण सहित यहाँ दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मेरे उन 15 टॉपिक्स में कवर हो जाते हैं और मैं उस 15 टॉपिक्स में मॉडल उत्तर भी देता हूँ। चलिए, आपको यहाँ तो आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ही भारवी लगे हुए हैं। भारवी का करारतार्जुनियम है, माघ का शिशुपाल वधम है, श्रीहर्ष का नैषधीय चरित है, वाणभट्ट का कादम्बरी है, दंडी का 10 कुमार चरित है और श्रीधर भास्कर वार्डेकर का शिवराज्योदयम है, जो कि एक आधुनिक महाकाव्य है। इस प्रकार यह जो सभी महाकाव्य लगे हुए हैं, इन्हीं से इसी सिलेबस के अंतर्गत से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, जो अभी मैं दिखा रहा था। अभी उन्हें पुनः बेहतर ढंग से आपको यहाँ प्रदर्शित करूँगा। अब आप देखिए, मैंने बताया कि ये जो काव्य लगे हुए हैं, इनमें प्रत्येक काव्य या प्रत्येक चरित्र का, यानी कि प्रत्येक कवि का लगभग आपको 15 से 20 टॉपिक्स तैयार करना है। मैंने पहले भी वीडियो में यह दिखाया हुआ है। ऐसे करके आप लगभग, यदि आप 150 क्वेश्चन के करीब तैयार कर लेते हैं, यानी कि 150 टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं, तो आपको बेहतर सी तैयारी हो जाएगी। देखिए, आपको दिखाते हैं कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनके उत्तर लिखे थे। यानी कि मेरे जो नोट्स थे ना, उन्हीं में सीधे यह उत्तर लिखे थे। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला यूनिट मैंने लाया हुआ है, यही पहला यूनिट है, उसी को अभी हम देखने वाले हैं। ये पहले यूनिट में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है, तावत भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः। यह क्वेश्चन किस कवि से है या किस यूनिट से है, इसको आपको बताता हूँ पहले, फिर इसको बताता हूँ यह क्या पूछा है। इति मतस्य यथार्थ्यम संयुक्तिकम सोदाहरणं च प्रतिपाद्यताम। ये पूछा है कि इसके सो उदाहरणम, यानी कि उदाहरण देकर के आपको इसको प्रतिपादित करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है, बताना है। अब तावत भा भारवेर भाति यावन माघस्य नोदयः, वास्तव में यह क्वेश्चन आपको ये लग रहा होगा कि भारवी से है या माघ से है। नहीं, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न माघ की प्रशंसा में किसी समीक्षक ने कहा है कि तावत भा भारवेर भाति यावत माघस्य नोदयः न उदयः, यानी कि जब तक माघ का उदय नहीं हुआ तब तक ही भारवी भारवी रहे। यानी कि तावत भा का मतलब होता है प्रतिभा, प्रभा, यानी कि प्रतिभा।
तो तावत प्रतिभा यानी कि तब तक ही भारवी की प्रतिभा रही जब तक माघ का उदय नहीं हुआ। आपको बताऊं यहाँ प्रतिभा की जो बात है कि क्या प्रतिभा रही, यहाँ दोनों का समय भिन्न भिन्न है और माहरवी का काल पहले माना जाता है, माघ का काल बाद में माना जाता है। आशय यह है कि किसी समीक्षक ने माघ की प्रशंसा में ये बात कही है कि जब माघ का उदय हो गया, यानी कि जो माघ का शिशुपाल वधम है वह बहुत ही अच्छा काव्य है। उन्होंने काव्यात्मक दृष्टि से बेहतर काव्य लिखा है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। तो यहाँ इसको देना था। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पहले कोई पढ़ाया था या फिर पहले कोचिंग में कवर हुआ है, या फिर ये आप किसी लोगों को नया लगा होगा, क्योंकि ये इससे पहले कभी आया नहीं हुआ है। यह पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, आपको देखिए मेरा ये आज मैं क्लास नोट्स यहाँ कुछ लाया हूँ क्योंकि दिखाने के लिए, और कि मैं कैसे मेरी क्लास नोट्स में मैं ये उत्तर पहले ही देता हूँ। देखिए, ये हमारे जो हमें तैयार कराते हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिनको पढ़ाने के बाद आपसे हम लिखवाते हैं और वह संभावित प्रश्न होते हैं। देखिए, ये मेरी कक्षा में ऐसे मैं पहले ही लिखा रखा था कि संभावित प्रश्न है और आप सभी इसे स्वयं लिखेंगे, यानी कि मैंने पढ़ा दिया है और आप इसको लिखेंगे उस आधार पर। ये मेरे नोट्स का ही है। उसमें देखिए, मैंने सेम उस जैसा क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन पंक्ति वही जरूर लिखी हुई थी। देखिए, तावत भारवेर्भाति यावन माघस्य नोदयः इति वर्ण्यताम्। मुख्य बात, ये जो समीक्षक का कथन है वह सेम ही था। यदि आप मेरे इस प्रकार के नोट्स में दिखते तो ये आप वहाँ जा कर के लिखते, तो ऐसा प्रैक्टिस किया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन ऐसा कि ये दायरे में आपके था, यानी कि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कोई भी आप बेहतर टीचर से पढ़ेंगे तो यह प्रश्न वो कवर करेगा ही, यानी कि ये सिलेबस से बाहर नहीं है और बहुत ही सरल था। इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता था। चलिए, ये मॉडल उत्तर में इसके उत्तर आपको भी दिए जाते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन जो हम आपसे लिखवाते हैं वह ऐसे रहते हैं, कुछ मैं स्वयं लिख करके देता हूँ, वह भी मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न यहाँ उसमें देखेंगे हम लोग अभी कि दूसरा प्रश्न क्या आया हुआ है। इसमें आप देखिए, दूसरा प्रश्न आया हुआ है नैषधम विद्वत औषधम। क्या है? नैषधम विद्वत औषधम मतमिदम, यानी कि यह जो मत है संयुक्तिकम संयुक्तिपूर्वक सोदाहरणम उदाहरण सहित समीक्षताम, समीक्षा कीजिए कि यह सही है या नहीं है, यानी कि आपको समीक्षा करना है इसकी। किसकी? नैषधम विद्वत औषधम। अब देखिए, ये 10 अंक का प्रश्न है और ये मेरे नोट्स में कैसे मैं पहले लिखा था आप देखिए, बताता हूँ। इसका मैंने प्रैक्टिस कराया था। देखिए, यहाँ आपको यही क्वेश्चन है, देखिए, और ये कितने बार आया है। देखिए, यही क्वेश्चन है, यही वो मैंने यहाँ लगा के रखा है। नैषधम विद्वत औषधम मदिदम संयुक्तकम सोदाहरणम च समीक्षताम। यह प्रश्न पहले आ चुका है और यह कब कब आ चुका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जो इतने जो प्रश्न मैंने देखे ही हैं यहाँ 5 क्वेश्चन, उस 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले भी आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। जैसे 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है, 2008 में यह प्रश्न आया हुआ है, 2011 में यह प्रश्न आया हुआ है, 2012 में यह प्रश्न आया हुआ है, 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है और 2022 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ये मैंने आज ही 2022 लिखा। चलिए, तो आप लोग को इस मालूम चला कि कब कब आया है, यानी कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि पिछले 15-17 वर्षों में 6 बार आ चुका है। यानी कि इसका यदि आपको एक बार कोई भी मान लीजिए जिसने 2019 में पेपर दिया है और 2022 में भी वही क्वेश्चन आया है, तो आप इसको बेहतर तैयार कर सकते थे। एक बार इसके मॉडल उत्तर चाहिए आपको। मैंने क्या कहा है, पहली यूनिट में 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पिछले वर्ष आए हुए हैं,
दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दोनों ही पहली बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कवर होने चाहिए जहाँ भी आप पढ़ें। देखिए, तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखा था और पहले भी बता रखा था कि संभावित है ये फिर से आ सकता है, क्योंकि इतनी बार जब ये आ रहा था ना तो मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है? देखिए, मॉडल उत्तर इस प्रकार का पहले से ही लिख के दे दिया, यानी कि देखिए आपको सीधे जाकर यह सीधे वहाँ आकर के लिख के आना था। बेहतर आपको डायग्राम भी यहाँ बनाना था, क्योंकि डायग्राम आप वहाँ बनाएंगे तो बेहतर अंक मिलेंगे, इसलिए ये उसका उत्तर है। क्या है? नेस्तम विद्वत औषधम, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए अब कैसे लिखना होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? यह लिखा हुआ है श्री हर्ष की काव्य। अब जैसे देखिए कैसे उत्तर लिखा जाता है। श्री हर्ष की काव्यगत वैशिष्टताओं में यथा पदलालित्य, प्रसंगानुरूप रस प्रयोग आदि तथा काव्य शास्त्रीय व्याकरण पांडित्य और नीति शास्त्रीय दार्शनिक वैदुष्य को देखकर ही किसी समीक्षक ने उपर्युक्त नेसदम विद्वत औषधम कहा। यानी कि जो मैंने यहाँ बताई हुई हैं इस प्रकार की विशेषताएं, इन विशेषताओं को देख करके इनके काव्य में प्रसंगानुरूप रस का प्रयोग किया है इन्होंने, बेहतर काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, जिसमें रहता है कि एक नायक होना चाहिए, सर्गों में विभक्त होना चाहिए, प्रकृति का वर्णन होना चाहिए, धीरोदत्त नायक होना चाहिए, कोई अंगी और अंग रस होना चाहिए। ऐसा ही इनका व्याकरण पांडित्य, और इन्होंने इसमें नीति शास्त्रीय वैदुष्य बृहद बहुत ही बेहतर सुंदरतम रूप में यहाँ प्रयोग किया है। जैसे यहाँ न्याय दर्शन, अनास्तिक दर्शनों, इन सभी दर्शनों के उद्धरण प्रस्तुत किए हैं। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण किसी ने कहा है नैसदम विद्वत औषधम, यानी कि इसका सामान्य अर्थ यह है, यानी कि इस नैसदम विद्वत औषधम का अर्थ क्या है कि नैषधि चरित्र विद्वानों के लिए औषधि है। विद्वानों के लिए औषधि है, इसका आशय क्या है कि विद्वान, अब देखो बात आती है कि अब देखो समीक्षताम बोला था तो आपको वैसे ही उत्तर रखना है, और मैं पहले से उत्तर इस प्रकार के ही लिखता हूँ। देखिए कि लेकिन यह प्रश्न भी विचारणीय है कि विद्वानों को औषधि की आवश्यकता क्यों है भाई। देखिए ये क्या है, इसमें कहा है कि नैषधीय चरित्र विद्वानों के लिए औषधि है, लेकिन बात तो यह है कि औषधि की आवश्यकता विद्वानों को क्यों है। क्योंकि विद्वानों का तो ज्ञान ही औषधि है, उसके पास ही ज्ञान है, तो उसे क्या करना है इसका। अब देखिए यहाँ क्या है, तब यहाँ यह भी एक विचार आता है, यानी कि कुछ समीक्षक यहाँ कहते हैं कि जो यह काव्य उन अल्प ज्ञानियों या दर्पोक्त ज्ञानियों, अल्प ज्ञानी यानी कि जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और आलोचना इस उसका करने लगते हैं, कहते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, इस प्रकार की भाषा से युक्त हो जाते हैं। और जो दर्पोक्त ज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, यदि हम भर्तृहरि की भाषा में कहें तो जो ज्ञान लब्धुर्विदग्ध हैं, यानी कि अल्प ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे जो अहंकार रूप जो है ना, जो कि ज्ञान अहंकार रूपी रोग से ग्रसित हैं, उनके रोग निवारण हेतु यह नैषधीय चरित्रम एक औषधि है। तो ऐसे आप लोगों को बेहतर उत्तर लिखना होते हैं। तो आपने बताया, और क्या बताते कि पुनः प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर इस काव्य में ऐसा क्या है जिससे कि बड़े बड़े ज्ञानियों को, है ना, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए औषधि है। ये कैसे ये औषधि है? तब यहाँ बात आती है कि अब देखिए, तब क्या है कि संपूर्ण काव्य का अध्ययन व परिशीलन करने पर, यानी कि परिशीलन के उपरांत एक बात मालूम चलती है हमें। क्या बात मालूम चलती है? समीक्षक ने ऐसी विशिष्टताओं को यहाँ देखा है कि उन्हीं के कारण इसको औषधि कहा है। वह विशेषताएं क्या हैं? तो पद लालित्य का मनोरम चित्रण इन्होंने किया हुआ है, क्लिष्ट एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, अलंकार योजना में श्लेष का प्रयोग किया हुआ है, दर्शन शास्त्र का उपमा, छंद व अलंकारों में तर्क संगत प्रयोग किया हुआ है, अन्य सभी काव्य लक्षणों का चित्रण किया हुआ है। इन्हीं सभी वैशिष्टताओं के देख करके समीक्षक ने कहा है नैषधम विद्वत औषधम, यानी कि इसे पढ़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारी पंक्तियाँ होती हैं। नव सर्ग गतो माघे
नव शब्दों न विद्यते, ऐसे भी और सारी भी हैं। तो इस प्रकार की ये जो पंक्तियाँ रहती हैं, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। श्री हर्ष का यह न्यसदीय चरित्रम है, आपको मालूम ही हुआ। तो ऐसे देखिए कितने बार, यानी कि आपको एक बात बताऊं कि 3 प्रश्न जो आए हुए हैं 5 में से, ऐसे प्रत्येक वर्ष आते हैं और 2 शेष रहते हैं। यानी कि जो पहले प्रश्न आ चुके हैं 20 वर्ष के, यदि आपके पास उनके मॉडल उत्तर हैं, जैसे कि मैं यहाँ नोट्स में देता हूँ अपने, यदि आपके 20 वर्ष के मॉडल उत्तर आपके नोट्स में हैं, तो आप यह मान के चलिए, जो आज मैंने पेपर देखा है मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि लगभग आपको बताऊं मेरे जो नोट्स है उससे 90% क्वेश्चन है। 90% क्वेश्चन कैसे हैं मेरे नोट से? ऐसे कि उसमें से 60% जो क्वेश्चन है ना, वो तो रिपीटेशन ही हुए हैं, और जो रिपीटेड होते हैं ना, उनका भी मैं मॉडल उत्तर अपने नोट्स में प्रस्तुत देता हूँ आपको। तो इससे क्या होता है कि 60% तो यहीं से आ जाता है, और 30% जो अन्य क्वेश्चन आते हैं वो मैं कवर करता हूँ। तो इससे दोनों को मिलाकर के जो सिलेबस बना के हम पढ़ाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक कवि की कम से कम आपको 15 से 20, कभी कभी 12 है, यानी कि 12 से 20 के बीच आपको टॉपिक्स पढ़ना होते हैं। ऐसे आप पढ़ते हैं तो लगभग आपका 150 पेज 250 पेज का नोट्स होता है, लेकिन एक बार ही आपको ये बनाना है, बेहतरीन सरल क्वेश्चन आते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने पहले से ही नोट्स का दिखाया हुआ है, मेरा नोट्स है क्लास नोट्स, जिसको आप देख सकते हैं। और भी क्वेश्चन क्या आया हुआ है तो आपने देखा यहाँ। ऐसे ही हम लोग प्रत्येक यूनिट को करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कितना सरल क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो यह क्वेश्चन आया हुआ है, हृदय वसति ही पंचवाणस्तु वाणः इत्ते तन्मतम संयुक्तिकम सोदाहरणम विसद्यतम। यह क्वेश्चन पहली बार आया हुआ है, नया क्वेश्चन है। इसको आपको, यह भी मेरे नोट्स में कवर है, लेकिन सीधे तौर पर ये पंक्ति तो मैंने लिखी हुई है, लेकिन इसका उत्तर मैं समझा करके नोट्स देता हूँ। मैंने इसका उत्तर नहीं दिया था, तो ये आपका उत्तर आपको लिखना था। तो आप उसको देख रहे होंगे, जिसने क्लास ज्वाइन की है मेरी, वो जानते होंगे कि इसको हमें अभी लिखने को दिया था। तो आप लोगों को इसको लिखना है। आशा यह कि इसका भी उत्तर कहीं ना कहीं आप दे सकते हैं, हमारे नोट्स में यह भी रहता है। ऐसे ही एक और पूछा है, कहा यह रघुकारे न रमते, कि कौन है जो इस रघुकार में रमण नहीं करता है। इति वचसः आशयोः सोदाहरणं विप्रियताम। अब देखिए इसका कैसा मैंने लिखा हुआ था, मैं नोट्स ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो कि नोट्स में पहले से ही मैं ऐसे देता हूँ कि आप लोगों की सीधे क्वेश्चन आ जाएं वहाँ से। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कब कब आया हुआ है। का यह रघुकारे न रमते विविच्यताम, ये मैंने आपको दिया हुआ था प्रश्न, और ये कब कब आया हुआ है। तो अब देखिए 2011 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है और 22 में। ये मैं पहले संभावित लिख चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 2011 में जो आया वो 17 में आया, यानी कि 5 वर्ष बाद। तो मुझे लगा कि हो सकता है 22 में आए। जब मैं इसका विवेचन कर रहा था, समीक्षा कर रहा था क्लास में, तो तभी मैंने इसको दिया, और इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन समझाया था क्लास में। जो मेरी क्लास ज्वाइन किए हैं और ये देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए, अब देखिए मैंने ऐसे ही मॉडल उत्तर तैयार करके दिए हुए हैं, जिससे कि आपको सीधे पढ़ करके जाना पड़े और इसी का बार बार प्रैक्टिस करिए, वहाँ सीधा आपका प्रश्न नोट्स से ही आ जाएगा। मेहनत लगती है इस प्रकार के नोट्स को बनाने में, मेरी भी मेहनत लगी हुई है, लेकिन एक बार यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप बेहतरीन अंक अवश्य पाइएगा। जो आज इस प्रकार का किए होंगे वो खुश होंगे। देखिए, सामान्य सा इंट्रोडक्शन लिखना है। भारतीय संस्कृत साहित्य में समीक्षकों द्वारा प्रशंसा अप्रशंसा के आधार पर कवियों काव्यों के संदर्भ में विविध उक्तियाँ कही गई हैं, यानी कि उनकी प्रशंसा अप्रशंसा इत्यादि में। तो इसी क्रम में किसी समीक्षक ने का यह रघुकारे न रमते, इसका यह भी कहा है ना, और इसका शाब्दिक अर्थ है कि कौन इस रघुकार में रमण नहीं होता है। आप जानते हैं घड़ा बनाने वाले को क्या कहा जाता है? घटकार कहा जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारा आप जानते हैं। तो जो रघुवंश की रचना करेगा उसे क्या कहा जाएगा? रघुकार कहा जाएगा। रघुकार कहा जाएगा तो यानी कि कौन? यानी कि कालिदास।
यानी कि कौन व्यक्ति है जो इस कालिदास में रमण नहीं करता। आशय कि वह कौन व्यक्ति है जो कालिदास के काव्यों को पढ़ करके आनंदित नहीं होता है। यानी कि सभी लोग इनके काव्य को पढ़ के आनंदित होते हैं, रमण करते हैं। यह हमने पहले ही लिखा हुआ था, इस प्रकार का यह भी है। और देखिए अब यहाँ आपको सबसे हटकर लिखना है। ऐसा आप लोगों ने किसी ने लिखा हो तो आप बताइएगा, मुझे नहीं लगता है कि लिखा होगा, हालांकि फिर भी हो सकता है किसी ने लिखा हो तो बताइएगा। देखिए यहाँ यह चिंतनीय है कि रघुकार है ना, रघुकार में कौन रमण करता है और कौन रमण नहीं करता है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति पसंद करेगा। कालिदास को सभी लोग पसंद थोड़ी ना करते होंगे, कुछ बाण को भी करते होंगे, कुछ माघ को भी करते होंगे, कुछ भारवी को। तो ये आपको ऐसा चिंतन बनाना है वहाँ कि कौन है ऐसा जो रघुकार में नहीं करता। तो दो वर्ग द्रष्टव्य हैं, यानी कि दो कोटि हो जाएंगी। एक तो वह जो रघुकार में यानी कि कालिदास से प्रसन्न होते हैं, इनके ग्रंथ का अध्ययन करके प्रसन्न होते हैं, उन्हें खुशी होती है, आनंद होते हैं, उनका हृदयांगम आह्लादित हो जाता है। दूसरे वह भी होंगे जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो देखिए ऐसे दो बताना है। तो एक तो न रमते यानी कि जो लोग रमण नहीं करते वो, और एक का रमते यानी कि कौन रमण करते हैं। चलिए, तो जो साद्र हृदय नहीं है यानी कि जिसको हृदय इनको सुनना ही पसंद नहीं है, जिनको सुनने का उनका मन ही नहीं होता है, वह वो रमण नहीं करेंगे। दूसरा, जिन्हें साहित्य का ज्ञान नहीं है, भाई जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है वो कालिदास को कैसे पसंद करेगा। तीसरा, जिनकी साहित्य में रुचि नहीं है, भाई साहित्य में रुचि ही नहीं है तो कैसे जानेगा। तीसरा, कि जिन्हें सत्य असद में भेद करना नहीं आता वो भी नहीं समझ सकते। ऐसा रघुवंश के 10वें श्लोक में कहा गया है। तम संता श्रोतुमर्हन्ति सद सद व्यक्ति हेतवः हेमनः संलक्ष्यते हग्नौ विशुद्धि श्याम कापिवा। तो ये आपको हमने यहाँ श्लोक लिखा हुआ था, तो इसको आपको वहाँ पेपर में पूरा लिखते। तो इस प्रकार का आपको ये लिखना था। अब देखिए, ये तो हमने बताया कि वह लोग कौन जो रमण नहीं करते, एक वह जो रमण करते हैं, है ना। तो कौन, ऐसे ही यहाँ ये है कि कालिदास ने अपने ग्रंथ में सुंदरतम उपमाओं का प्रयोग किया है। संचारिणी दीप शिखेवरात्रौ तथा प्रसंगानुकूल रस का भी निरूपण किया है। जैसे अज विलाप में करुण रस, तो रावण युद्ध में वीर रस, है ना। तो रस का सुंदरतम प्रयोग किया है, उपमाओं का सुंदरतम प्रयोग किया है। इसी प्रकार सुंदर अलंकारों का प्रयोग, है ना, प्रकृति का जीवंत स्वरूप में मानवीकरण, यानी क्या, जिसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण करना। यानी कि ऐसा लगता है कि जब वो मेघ को दूत बनाकर भेजते हैं तो कैसे मेघदूत, क्या आपको लगता है कभी मेघ यानी कि बादल किसी का संदेश ले जा सकता है? नहीं। यानी कि और वह उस मेघ को फूल चढ़ाता है। कालिदास अपने ग्रंथ में मेघ के द्वारा जो यक्ष है वह फूल चढ़ाता है, प्रार्थना करता है मेरी प्रिया के पास मेरा संदेश ले जाइए। क्या ले जाता है मेघ? आपने पहुंचाया है? नहीं। तो फिर भी यहाँ प्रकृति का सजीव वर्णन करते हैं। तो इसी प्रकार देखिए मेरे उत्तरों से सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं। आप देख रहे हैं लास्ट में मैंने लिखा है कि सभी लोग इनमें आनंदित होते, काहे रह कुआरे नारमते। तो ये आपका जो क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे सीधे, देखिए मेरे नोट्स से आए हुए हैं। और भी हम लोग को यहाँ देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ 3-4 प्रश्न देख लिया है, 5वां प्रश्न और देखते हैं कि देखिए दंडिनः पदलालित्यम, क्या है? दंडिनः पदलालित्यम इति मतस्य सार्थक्य दंडी व्रचत ग्रंथ दृष्टिया निरूप्यताम। यानी कि दंडी ने जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसके आधार पर इसकी विवेचना कीजिए। तो दंडी ने क्या लिखा हुआ है आप लोग बताइए, याद है क्या? बताइए। 10 कुमार चरितम लिखा हुआ है ना, और जिसमें समाज का और संस्कृति का बेहतर वर्णन किया हुआ है। तो आपको ये दंडी का 10 कुमार चरितम आपको देखना होगा। तो ये उनका क्या है? दंडिनः पदलालित्यम पंक्ति प्रसिद्ध है, आपने उक्ति सुनी होगी। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। तो यहाँ उसी का एक प्रश्न आया हुआ है। देखिए यह भी मेरे नोट्स में कवर था। आपको यहाँ यह भी दिखाते हैं कि इसका भी मैंने नोट्स दिया हुआ था। देखिए
एक क्या लिखा हुआ है नोट्स में, 7वें नंबर का टॉपिक्स मैंने वहाँ लिखा हुआ था। ये हम प्रश्न नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे जो मैं बता रहा हूँ 20 टॉपिक्स कवर करता हूँ, तो उसमें से 7वें नंबर का ये टॉपिक्स था। देखिए, जिसमें मैंने दंडिनः पदलालित्यम, इसके आगे प्रश्न के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा, इसी को दंडिनः पदलालित्यम, ये भी कम से कम 3-4 बार आ चुका है पहले, ठीक है ना। इसके बाद ये है, यहाँ ईयर मैंने नहीं लिख पाया है, हालांकि ये 3-4 बार आ चुका है। यदि आप पिछले साल के पेपर देखें तो देखिए, इस प्रकार का इसका भी उत्तर लिखना था। संस्कृत काव्य में उपमा के लिए कालिदास, अर्थगौरव हेतु भारवी सुप्रसिद्ध हैं, वैसे ही पदलालित्य के लिए दंडी का नाम समीक्षकों द्वारा प्रशंसनीय है। अब ये श्लोक लिख देना है जो हमने अभी बोला है, उपमा कालिदास से भारवी अर्थगौरवम। इसी प्रकार अब ये बताना है कि यहाँ पदलालित्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ क्या है। तो दंडिनः काव्ये पदानाम पदेषु लालित्यम प्रियत्वम लावण्यम सौंदर्यम आकर्षणम, अर्थात महाकवि के द्वारा काव्य में, ये अब आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको मैं ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। यानी कि मेरा यहाँ मतलब दिखाने का यह था ये प्रश्न कि आप जो सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी क्या किया, 50 नंबर के प्रश्न बताए, 5 प्रश्न बताए हैं, जिसमें से मैंने यहाँ दिखाया है कि 4 प्रश्नों के उत्तर मेरे नोट्स के मॉडल्स उत्तर में थे और साथ ही नोट्स में, यानी कि मेरा नोट्स और मॉडल उत्तर दोनों एक साथ होता है। तो आपको पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चन मेरे नोट्स में ही हो जाते हैं, और इसलिए आपके जो नोट्स से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे मेरे नोट्स में से थे, और 5वीं जो उक्ति है उस उक्ति को मैंने लिखा हुआ था, और उस उक्ति को देख करके आपको क्या करना था कि समग्र जो अध्ययन की कराया था मैंने, उसके आधार पर आपको वह बाण का प्रश्न लिखना था। इस प्रकार आप कुल मिलाकर के 5 ही प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। ऐसा यह कि आप 50 अंक का, जैसे कि मान के चलिए यहाँ जो अभी हम देखते हैं, यहाँ जो 50 नंबर का मैंने दिखाया है, इसमें देखिए मैंने आपको ये पहला वाला दिखाया, दूसरा मैंने नैषधम विद्वासधम दिखाया, ये मैंने दिखाया उत्तर, और इसका भी उत्तर दिखाया है। मैंने आपको इसका उत्तर मैंने कहा है कि जो मैंने बाणभट्ट पढ़ाया हुआ है क्लास में, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो समझ रहे होंगे। तो इसमें उन्होंने को जो समग्र अध्ययन उन्होंने किया हुआ था मेरा इस जो बाण का, उससे आपको ये पंक्ति भी उसमें वहाँ मैंने लिखी हुई थी, तो आप उसको समग्र अध्ययन के आधार पर कर सकती थी। तो कुल मिलाकर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही सरल आए हुए हैं। यदि आप मेरे नोट्स को पढ़कर लिखते, तो इस यूनिट में यदि आप जैसा मैंने उत्तर रखा है वैसा लिख करके आते, तो पक्का आप 40 अंक पाते 50 में से। क्योंकि जो ये 4 उत्तर है ना 40 अंक के, उसमें से आपका कुछ भी कटने लायक नहीं है। लगभग आपको उसमें से मैं कहता हूँ 32 या 35 अंक मिल जाता। क्यों? क्योंकि कुछ काटने योग्य नहीं था, आपने बेहतरीन लिखा था, सबसे बेहतरीन नोट्स अलग से मैंने बनाया हुआ है, किसी भी कोचिंग का कॉपी नहीं है। आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर टेलीग्राम इत्यादि गूगल पर पढ़ा हुआ है सभी का नोट्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार के उत्तर यदि आपको मेरे अलावा कहीं दिखें तो। चलिए, तो आप 30, 32, 35 बाकी जो एक 10 अंक का था उसमें से यदि आप 5 भी पा जाते, हो सकता है वो कुछ लोगों को कठिन लगा हो, तो आप फिर भी आप 35 और 10 40, यानी कि 50 में से आप 40 अंक पा सकते हैं। बस बात एक ही है कि जितना मैं तैयार कराता हूँ उसको याद जो करता है वही अंतिम में आज के दिन खुश होता है, बाकी जो याद नहीं करता है वह पछताता है। यानी कि आपको याद करना होता है। चलिए, आज हम लोगों ने एक यूनिट देखा, ये भी देखा मेरे नोट्स से कैसे आए हैं। ऐसे बहुत सारे भी आए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे केवल नोट्स से ही आए हुए हैं, यूट्यूब से मेरे आए हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप अभी देखिए, वहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, संभावित प्रश्न क्या है। ये यूट्यूब का ही स्क्रीनशॉट में यहाँ लेके आया हूँ आपको, देखिए यूट्यूब का ही डेमो क्लास वगैरह वहाँ लिखा हुआ है, उसमें संभावित प्रश्न लिखे हुए हैं। एक तो हमारे 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो हम क्या करते हैं नोट्स में कि एक तो विगत वर्ष के प्रश्न होते हैं और दूसरा होते हैं संभावित प्रश्न। तो जो विगत वर्ष के प्रश्न होते हैं यहाँ से लगभग 60% क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो ये संभावित प्रश्न रहते हैं उसमें से लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों को ही मिला करके आपका पेपर हो जाता है। तो इसका जो उत्तर रहता है या तो मॉडल उत्तर में रहता है मेरे,
और जो संभावित रहते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म से इतना क्वेश्चन संभावित मैंने बनाए हुए थे, जिसमें से आप देखिए मैंने पहला विज्ञानवाद लिखा था सबसे इम्पोर्टेंट, और इस बार विज्ञानवाद ही दर्शन में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। और ये शॉर्ट वीडियो मैं जो अपलोड करता हूँ उसी में इस प्रकार के रहते हैं। देखिए ये शॉर्ट वीडियो है, तो इस प्रकार का और भी आपको यहाँ दिखाऊंगा मैं। तो ये भी देखिए बौद्ध धर्म में यहाँ मैंने पढ़ाया हुआ था, ऐसे आपको वहाँ डायग्राम बनाना था, और ऐसा डायग्राम बना करके आप ये विज्ञानवाद, आप इसके आगे विज्ञानवाद की परिचर्चा करते हैं। जैसे इस नोट्स में शून्यवाद का है और आपको वहाँ विज्ञानवाद का परिचर्चा करना था, यानी कि यहाँ तक सभी क्वेश्चन ये एक जैसे ही लिखना थे। तो ये मैंने यूट्यूब पर ही अपलोड किया हुआ है कुछ चीज़ें। दूसरा यह कि देखिए पुरुषार्थ के बारे में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा मैंने कितना बेहतरीन पुरुषार्थ का यहाँ डायग्राम मेरे नोट्स में ऐसे बना के रखते हैं। यदि आप इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं तो इसी का आपको नंबर मिलता है, और फिर ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी कमी ना रहने पर आपको 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, कभी 8 मिलते हैं, 7 से कम तो कभी आपको मिलेंगे नहीं यदि आप इस प्रकार का बेहतर क्वालिटी वाला आंसर लिख के आते हैं। यह देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था ऐसे ही, उसमें मैंने आगे पुरुषार्थ वगैरह भी पढ़ाया हुआ है। तो ये सब मेरे यूट्यूब चैनल से भी था, जैसे कि काम पुरुषार्थ को आप यहाँ देख सकते हैं, ये काम पुरुषार्थ के बारे में डायग्राम। तो इस प्रकार का मेरा यही है कि मैं इनोवेटिव व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं नोट्स चेंज करता रहता हूँ और इस प्रकार के नोट्स बनाता हूँ जिससे कि आप समझ सकें ये महत्व वगैरह। तो ये मेरे इससे भी आया हुआ है यहाँ, जो ये लिखा हुआ है संस्कार वगैरह, ये दर्शन वगैरह, ये रघुकारी। तो मैंने आज आपको एक यूनिट के बारे में यहाँ बताया हुआ है। आप लोग समझ पाए होंगे कि इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आए हैं, और उस 5 यूनिट में से मेरे जो विद्यार्थी हैं वह लगभग 4 क्वेश्चन एकदम सही करके आए होंगे। एक क्वेश्चन पर मुझे लगता है कि उन्होंने उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया होगा, हालांकि तो उन्होंने यदि मेरे से ढंग से पढ़ा है, मेरा याद किया है, तो वह 6 से 7 अंक उसमें प्राप्त कर पाएंगे, और बाकी 4 क्वेश्चन में लगभग 32 से 35 के मध्य अंक पाएंगे। यानी कि दोनों को मिलाकर के आप जो 40 से 42 के मध्य अंक पा सकते हैं, और यह बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं उसमें सीधा दिया रहता है, आपको बस एक बार मेरे से समझ करके और याद करना है। यहाँ मैंने जो अभी समझाया है ये मैंने उस तरीके से नहीं समझाया जो क्लास में समझाया या समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ तो मैं पेपर बता रहा हूँ, वो तो सामान्य आपको दिखाने के लिए ऐसा बताया है। चलिए, तो आज मैंने एक दूसरे पेपर का एक यूनिट देखा है, ऐसे ही जो ये अगला यूनिट है इसे हम कल देखेंगे एक एक करके, और दिखाऊंगा कि कैसी यह भी मेरे नोट्स के अंतर्गत है। तो यहाँ तो इसमें से तो मैंने भक्ति योग बहुत अच्छे से पढ़ाया था, भक्ति योग, ज्ञान मार्ग और कर्म तीनों के बारे में मैंने पढ़ाया था, और मैंने ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय भी पढ़ाया था। तो देखिए ये ईशावास्य उपनिषद में है, हालांकि ईशावास्य उपनिषद का ज्ञान कर्म कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, यह भी मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो वर्तमान उपयोगिता है ये मैंने अपनी जो टेस्ट सीरीज दिया था उसमें इसको मैंने मेंशन किया था। तो अपने ये भी सभी लिख पाए होंगे जो भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। ये वाली यूनिट मैंने आपको लिखने को मना किया था। देखिए ये रघुवंश का जो मैंने व्याख्या दिया हुआ है वही सब प्रश्न आए हुए हैं, इसमें तो कुछ अलग भिन्न है ही नहीं। वही 30 पद्य होते हैं, उन्हीं पद्यों में से उत्तर पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको स्वाभाविक रूप से 50 में से अच्छे से आप सभी लोग यदि लिख के आए होंगे तो ये 40 नंबर पाए हुए होंगे। इसका रिपीटेशन तो होता ही रहता है, ऐसे ही सभी पेपर हैं। ये भी पहले सभी एक एक क्वेश्चन मतलब आप एक बार तैयार कर लीजिए ना, तो आपको दोबारा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही सरल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंततः निष्कर्ष स्वरूप में यही है, फर्स्ट पेपर भी इसी प्रकार आया हुआ है, रिपीटेड है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप बेहतर ढंग से एक बार पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आप अच्छे से कर पाइएगा। आप में से जो भी चाह रहा हो मेरा बैच ज्वाइन करना है, तो अभी 1 तारीख से स्टार्ट हमारा बैच है, 1 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट है, और उस 1 अक्टूबर से पहले आप अभी 2 दिन के अंतर्गत आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 5 ही विद्यार्थियों को रखने वाला हूं, क्योंकि जिन्हें मैं पढ़ाऊं उन्हें बेहतर ढंग से पढ़ाऊं और वह मुझे सिलेक्शन देकर दिखाएं, मेरी यही चाह है। भले कम पढ़ें मेरे से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि जो पढ़ें बेहतर पढ़ें। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार आगे की भी प्रत्येक यूनिट को हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय देके
ऐसे ही आप समझेंगे तो पेपर देखने का, समझने का कुछ लाभ होगा, वरना आप यदि 5 मिनट में पेपर देख करके दूर कर देंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाइएगा। इतदर्थ आप बेहतरीन ढंग से देखिएगा। बाकी मेरी क्लास में तो आपको याद करवा ही दूंगा प्रश्न। आपको याद रहना चाहिए कि कब कौन सा प्रश्न आया है, क्योंकि यहाँ रिपीटेशन का बहुत बड़ा गेम है। ओके, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको सीधे लाइव पढ़ा सकें, क्योंकि वीडियो आदि बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग देखा होंगे यहाँ, आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप करके बोल सकते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है, तो मैं उन्हें और भी जो भी जानकारी है वह भी आप ले सकते हैं इस पर, ठीक है ना। व्हाट्सअप पर मैसेज करके मुझसे पूछिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। यदि आपको कॉल पर भी बात करना है तो आप दिन में बात करिएगा। ओके, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद कल जो रहेगी तो ये अंत कोई यूनिट हम लेके आएंगे और ऐसे ही पूरा पेपर का एक एक चीज़ विश्लेषित कराएंगे। आपको जैसे बताऊं कि यहाँ दर्शन वगैरह जो आया हुआ है वो सब मेरे पूरा पेपर लगभग मैं आपको कह दिया हूँ कि 90% मेरे नोट्स के अंतर्गत है, और ऐसे ही प्रमाण सहित मैं दिखा दूँगा। चलिए, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। यदि PDF ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं। धन्यवाद।